कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला पार्ट जरूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आने जाने वाले वाहनों को अपने पास से गुजरते बिल्कुल देख ना पाने से गौरांगी जान चुकी थी कि गाड़ी की स्पीड किस कदर है। उसने बेबसी से मुड़कर अर्धांग को देखा, जो सामने देखते हुए ना जाने किस आग से जल स्पीड बढ़ाता ही जा रहा था। कांपते हाथों से गौरांगी ने जैसे ही उसे छुआ, एक झटके में अर्धांग ने वैसे ही ब्रेक पर पैर रख दिया। गाड़ी तेजी से घसीट कर दूर जाकर रुक गई। गौरांगी की तो सांसें ही अटक गई, आंखें झटके से बंद हुई और वो आगे जैसे ही डैशबोर्ड से टकराने को हुई, उसने बिना उसकी तरफ देखे आगे अपना हाथ कर दिया, जिससे वो वहीं पर रुक गई। अर्धांग मुड़कर दूसरी तरफ से आया और उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाला। प्यार करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कुछ भी कर दोगी और मैं माफ़ कर दूंगा। हिम्मत कैसे हुई किसी और के बारे में सोचने की तुम्हारी? अर्धांग बेहद गुस्से में उसके कंधे पकड़कर बोला। उसकी आंखों में उतरी हुई लाली और मजबूत पकड़ उसके गुस्से का एहसास गौरांगी को अच्छे से करा रही थी। मेरी बात तो सुनो, वो उसके वजूद से सहम धीरे से बोली। एक शब्द नहीं, आंखें पढ़ सकता हूँ तुम्हारी, मेरी हो तुम, ये मुझे तुम्हारे मुंह से भी जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरी हो तुम। वो उसे झटक कर बोला। फिर कैसे? किसी और की हल्दी तुमने खुद पर लगाई, कैसे? बताया था कि सब बर्दाश्त कर लूँगा, पर किसी की परछाई भी तुम पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। आजमाओ मत गौरांगी मुझे, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, खुद को भी, पर तुम्हें किसी और का नाम भी नहीं लेने दूंगा। इस बार वो बिफर कर बोला। बंधी हुई मुट्ठियां, बिखरे बाल और पसीने से तरबतर हुई उसकी टी शर्ट साफ बयां कर रही थी कि वो किस कदर खुद को कंट्रोल किए हुए था। कोई और होता तो अब तक ना जाने क्या कर चुका होता उसके साथ। तुमने झूठ बोला मुझसे, तुम्हारी बात मान मैं रुका, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। बोल। उसने गाड़ी के शीशे पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। वार इतना तेज था कि शीशा चटक कर टूट कर तुरंत बिखर गया, जिसकी किरचें उसके हाथ को घायल कर गई। खून की बहती हुई धार को देख गौरांगी की आंखें धुंधली हुई। सुबह से वैसे भी इसी टेंशन में कि उसने उससे झूठ बोला है, सोचकर ही उसे इतनी टेंशन। उसने आज सुबह से एक दाना तक मुंह में नहीं लिया था। उसके ऊपर आज के काम की थकावट, वो यूं ही उसके हाथ की तरफ देख लहराकर जैसे ही गिरने को हुई। अर्धांग ने बिजली की फुर्ती से उसे अपनी तरफ खींच बाहों में भर लिया। उसका गुस्सा एक पल में फिक्र में बदल गया। एक डर, बेचैनी उसकी आंखों में उतर आई। वहीं जमीन में उसे खुद की बाहों में लिए उसने उसके पीले पड़ चुके चेहरे को उसने हथेलियों में भर लिया। गौरांगी, बाबू, बच्चा, आंखें खोलो, वो बेकरारी से उसे खुद में समेट कर बोला। उसने जल्दी से उसे गोद में उठाया और गाड़ी की सीट पर बिठा दिया। पानी की बोतल निकाल उसके चेहरे पर हल्के से पानी से छींटे दिए तो गौरांगी आंखों में हरकत हुई। तब जाकर अर्धांग की रुकी हुई सांसें जी उठी। उसने उसे पानी पिलाया और उसके बाद तुरंत उसे उठाकर खुद से लगा लिया। एक सुकून सा गौरांगी के अंदर समाता चला गया। उसने आंखें खोली तो उसकी वही जानी पहचानी सी खुशबू उसमें उतरती चली गई। वो जितना गुस्सा था उससे, उससे ज़्यादा प्यार अब उसे महसूस हो रहा था। यही तो अदा थी उसकी। उसका गुस्सा उसके प्यार के सिर्फ एक बिंदु के बराबर ही था। ठीक हो बाबू? वो उसके बालों को बार बार चूम कर बोला। मुझे किसी और के नाम की हल्दी नहीं लगी थी, तुम्हारी ही हल्दी लगी थी। उसके बाद के जवाब में वो बोली। मेरे लिए सिर्फ तुम ज़रूरी हो और कुछ नहीं। मजबूर हो गया हूँ मैं तुमसे, इस कदर तुम पर हक समझता हूँ जितना मेरा खुद पर भी नहीं है। अर्धांग बोला तो गौरांगी ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हारी ही हल्दी लगी थी मुझे। बोल। उसने पूरी बात उसे बताई। वो बस उसके चेहरे को देख बस उसकी बात सुनता रहा। कहीं ना कहीं उसकी बात उसके रहे सहे गुस्से को भी कम करती चली गई। उसके माथे पर आए बालों को सही करने के लिए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, गौरांगी फिर एक बार परेशान हो उठी। अब भी हल्का सा खून रिस रहा था। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आई। हाथ को पानी से हल्का धोने के बाद उसने धीमे से उसकी पॉकेट से रुमाल निकाल कर उस पर बांध दिया। इतना गुस्सा करना ज़रूरी है? एक बार बात तो सुन लेते मेरी, वो भरे हुए गले से बोली। तो अर्धांग ने एक बार फिर उसे सीने से लगा लिया। ज़्यादा गुस्सा हो गया था वो। उसके सर पर गाल रख आंखें बंद कर बोला।
आई एम सॉरी बाबू, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, इस कदर कि तुम्हें किसी और का सोच लेने भर से ही पागल हो जाता हूँ मैं। दोबारा ऐसा मत करना, मैं सब कुछ कर लूँगा तुम्हारे लिए, बस तुम्हें बाँट नहीं सकता, कभी भी नहीं। बोलो, आगे कोई बात मुझसे कभी नहीं छिपाओगी? वो उसके सीने से लगी उसकी टी शर्ट मुट्ठी में भर आंखें बंद कर बोली, तुम सिर्फ मेरी हो ना, बोलो। वो बोली तो उसने और उस पर पकड़ कस दी। तुम भी कहो कि केशव भाई की शादी तक कोई भी बात घर पर नहीं करोगे, गौरांगी उम्मीद से उसकी तरफ भरी आंखों से देखकर बोली। तो वो कमज़ोर पड़ गया, उसकी दिल थी वो, कैसे उसे कोई तकलीफ दे सकता था वो, कैसे उसकी बात टाल सकता था वो। नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ शादी तक, अर्धांग बोला तो गौरांगी ने हाँ में सर हिला दिया। जूड़े से खुल चुके बिखरे बाल, रोकर लाल हुई आंखें, गुलाबी होठ, पीली सी रंगत, नीचे अनारकली सूट में वो उसके करीब खड़ी उसे अपनी जिंदगी सी लगी, मोहब्बत सी लगी थी वो। अब जाकर उसने उसे अपनी आंखों में उतारा था। अर्धांग ने उसके बालों को अच्छे से सही किया और उसके माथे को चूम लिया, फिर दुपट्टे को सही करके बोला, खाना खाया था आज? हाँ। सच बोलो, वो उसे घूर कर बोला। नहीं, गौरांगी धीरे से बोली। चलो, कहाँ? तुम बताती हो कुछ जो मैं हर बात बताऊं? वो तंज से बोला। जिद्दी, वो उसकी बात समझ धीरे से बोली। सुनाई दे रहा है मुझे? हाँ, तो सुनाने के लिए ही बोला है। इधर अनीमेष के रूम में एक माहौल काफ़ी देर से बना हुआ था जो कि सोना बनाए हुए थी। तुम्हें पता था ना अनीमेष? सोना बौखलाई हुई बोली। हाँ पता था, तो क्या कर लेता मैं? और चलो मान लेते हैं अब तुम्हें पता है, तो क्या कर लोगी बताओ? वो अब वाकई लड़ते लड़ते थक चुका था तो आखिर बोल ही पड़ा, मैं घर में सबको बता दूंगी। ओ कमान सोना, आधा काम वैसे भी अर्धांग कर चुका है, सिर्फ गौरांगी का नाम लेना बाकी है, वो भी वो एक कारण से रुका है, वरना वो भी कर जाता। और क्या लगता है तुम्हें, तुम पूरे घर को अपने फेवर में कर लोगी और अर्धांग को रोक लोगी? गलतफहमी है तुम्हारी। जो अर्धांग अपनी मरी हुई माँ के वादे के लिए सब ताक पर रख दादाजी के लिए जेल तक जा सकता है, वो खुद सोचो उस लड़की के लिए क्या करेगा जो उसकी जिंदगी है। किसी की कोई औकात नहीं है जो उसे गौरांगी से दूर कर पाए, खुद गौरांगी की भी नहीं। अनिमेष सपाट शब्दों में बोला तो सोना बेड पर हताश होकर बैठ गई। नयन का क्या होगा अनिमेष? वो बोली तो एक पल को उसने गहरी सांस ली। देखो सोना, समझाओ उसे, और प्लीज कोई भी बेवकूफ़ी मत करना, वरना अर्धांग को तो तुम जानती हो, पहली बार उसे खुद के लिए स्वार्थी बनते हुए देखा है, तो उसकी खुशियों के आड़े मत आओ, वरना वो सबको बर्बाद कर देगा। बोल उसने लाइट ऑफ की और दूसरी तरफ बेड पर लेट गया। सोना भरी आंखों से नयनतारा के सवालों के जवाब सोचने लगी जो वो उससे कल पूछेगी। वो गाड़ी के पास एक टक थोड़ी दूरी पर एक ढाबे पर खाना पैक करवाते हुए अर्धांग को देख रही थी। ब्लैक वी नेक टी शर्ट, नीचे जींस और स्लीपर पहने भी एक गजब की अट्रैक्शन लिए हुए था। उसका वो गोरा सा रंग, सिल्की बाल जिन्हें वो बार बार हाथों से सही कर रहा था और वो जिद्दी से बिखर रहे थे। पास ही एक ट्रैवल बस से उतरे कॉलेज टूर में शामिल लड़कियां उसे देख खुद में कुछ बात कर मुस्कुरा रही थी। वो था ही ऐसा, ऐसा नहीं था और लड़के अच्छे नहीं दिखते, बेहद हैंडसम होते हैं, पर उससे मिला उसकी माँ का रंग और पिता की शख्सियत का कुछ ऐसा मेल था कि वो बस अलग सा ही लगता। ऊपर से अगर गुस्से में हो तो उसकी रंगत और खिल सी जाती थी। उसे अच्छा दिखने के लिए कुछ नहीं करना होता था, वो जो करता वही अच्छा हो जाता था। उन्हें उसे देखते देख गौरांगी को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो आगे बढ़ी और उसके करीब पहुंच उसका हाथ पकड़ लिया तो अर्धांग ने हैरानी से उसे देखा। चलो, जो मिल गया है वो ही खा लूंगी मैं। सिर्फ सब्जी ही खा लोगी? वो बोला और उसका उंगलियों में अपनी उंगलियों की पकड़ और कसकर उसे और अपने पास खड़ा कर लिया। गौरांगी ने मुड़कर एक बार फिर उन लड़कियों को देखा जो अब भी उसे देखना छोड़ नहीं रही थी। वो चिढ़ने सी लगी तो अर्धांग ने नासमझी से उसके चेहरे को देखा, फिर पीछे नज़र घुमाई तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो ध्यान ही कहाँ देता था किसी और पर, उसकी नज़र उठती तो सिर्फ गौरांगी के लिए ही थी। बाकी कोई क्या सोचता है, उसे देखता है या नहीं देखता है, उसे कभी फर्क ही नहीं पड़ा।
वो बस गौरांगी की आंखों में खुद को देखने की तमन्ना रखता था। खाना टाइम से खाया करो वरना मुझसे लड़ोगी कैसे? अर्धांग उसका हाथ पकड़कर बाइट खुद के मुंह में रख कर बोला। मैं लड़ती ही कहाँ हूँ? अच्छा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ तुम्हारी तरह? अब ताना मारना बंद करो, अभी ख़त्म नहीं हुई है वो बात। नहीं और ना कभी होगी। फ़ायदा उठाती हो तुम मेरी शराफत का। शराफत? और तुम? कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? जिस तरीके से तुम गुस्सा करते हो ना, जान ही निकाल देना मेरी एक दिन। उसकी टेंशन ना लो, इतना आसान नहीं मुझसे पीछा छुड़ाना, पूरी ज़िंदगी झेलना है अभी मुझे। और अगली बार कोई भी ऐसी बात मुझे पता चली तो सोच लेना तुम गौरांगी, वो धमकी के लहजे में बोला। तो वो तिलमिला उठी। खाना वापस रख कर वो मुड़कर बैठ गई। मुझे घर छोड़ दो, फिर जो करना है करते रहना। सुनती तो वैसे भी नहीं हो मेरी कोई बात, बस यही जो धमकी देती हो मुझे घर जाने की हमेशा। सच में मुझे इतना गुस्सा आता है। याद रखो गौरांगी, बस कुछ दिन और ये धमकी दे लो। एक बार अपने पास ले आया तो सबसे पहले ये धमकी तुम्हारी बंद करवाऊंगा। हाँ तो मैं भी ये जो तुम्हारी हीरोगिरी है ना, जो इधर उधर दिखाते फिरते हो, सब निकाल दूंगी। थोड़ी देर की पहले वाली जलन आखिर उसकी बात में झलक ही पड़ी। कौन सी हीरोगिरी? पागल हो जाती हो क्या कभी कभी? क्या बोलने लगती हो? हाँ हूँ मैं पागल, बोलो क्या करोगे? वो बोली तो अर्धांग ने गहरी सांस ले। अभी के लिए उसे उसके खाने की टेंशन थी। खाना खाओ। नहीं खाना, गौरांगी रूठी हुई मुंह मोड़कर बोली। इधर देखो, वो उसके बाजू को पकड़ बोला तो उसने हाथ झटक दिया तो अर्धांग ने उसे कमर से पकड़ खुद की गोद में बिठा लिया और सीट एडजस्ट कर ली, जिसमें वो हल्की सी अनकम्फर्ट हुई। बैठी रहो और खाना खाओ और मुझे भी खिलाओ। देख रही हो हाथ में चोट है मेरे, कभी कभी फिक्र भी कर लिया करो मेरी। वो बोला तो वाकई गौरांगी की आंखें फिक्र से भर उठी। इधर आराधना, अनुराधा और सुप्रिया की नींद उड़ चुकी थी। घड़ी की बढ़ती रफ्तार उनकी धड़कनें बढ़ा रही थी। 12 बज चुका था। दीदी, गौरांगी फ़ोन घर पर ही छोड़ गई है। सुप्रिया ने नई खबर सुनाई तो वो और टेंशन में आ गई। पता नहीं अर्धांग कहाँ लेकर गया है उसे, उसका गुस्सा कम हुआ भी या नहीं। हे भगवान, गौरांगी को वो टाइम से घर छोड़ दे, इससे पहले कि कोई जग जाए। 4 बजे से पहले? अनुराधा बेड पर फैल कर बोली तो उन दोनों ने उसे घूरा। मुझे मत घूरो, दुनिया इधर की उधर हो जाए। ताऊ जी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, उन्हें किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही एक अलार्म है। कह तो ये सही रही है दीदी। अरे ये भी तो सोच, हमें ये पता है तो गौरांगी को भी ये पता है, वो मैनेज कर लेगी। आराधना टेंशन से बोली। ना जाने वो खुद को समझा रही थी या उन दोनों को। सुनो, रुको ना थोड़ी देर, अभी थोड़ी देर में छोड़ दूंगा। अर्धांग उसके सीने से लग आंखें बंद करके बोला तो गौरांगी उसके सांसों की गर्मी गले पर महसूस कर ना जाने किन एहसासों से भर उठी। कुछ पल तो उसके गले से आवाज़ आना ही बंद हो गई। उसका इतने करीब होना उसके पूरे जिस्म को झकझोर गया। नहीं, कोई जग गया इस बीच तो। और फिर बाबूजी जल्दी जग जाते हैं। वो कुछ अटक कर बोली। चलो प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो, दीदी को भी टेंशन में होंगी और मैं फ़ोन भी नहीं लाई हूँ। गौरांगी बोलती रही। फिर कोई जवाब ना पाकर उसने नीचे झुककर देखा। अर्धांग की सांसें भारी हो चुकी थी। वो सो चुका था। पहले तो उसने उसे जगाने का सोचा, फिर उसकी नज़र उसके चेहरे पर जाकर थम गई। सुर्ख लाल होठ, सिल्की बाल जो माथे पर आए हुए थे, घनी पलकों से ढकी उसकी वो ग्रेनी आंखें। वो उसकी कमर पकड़े उसके सीने पर सर रखे पूरे हक से सुकून से सो रहा था। वो एकटक उसे देखे जा रही थी। जहाँ अब सुकून था वहाँ गुजरे हुए पल में कितना गुस्सा, तड़प और बेचैनी थी। उससे चिल्लाकर, लड़कर, हजार बातें सुनाकर, धमकी देकर थक चुका था। फिर भी क्या मजाल उससे दूर हुआ हो। नाचना उसे उसके सर पर ही है। हे खाना, इसे मुझे ही देना था, वो खुद से बोल ही मुस्कुरा पड़ी। हर वक्त की टेंशन, दुनिया भर के नियम से उसका दिमाग कितना भी भरा रहे, पर क्या मजाल अर्धांग उसमें से एक मान ले। असंभव। चलती हुई हवा, दूर बजती हुई किसी मंदिर की घंटियों की हल्की सी आवाज़ उस रात के शांत से माहौल में जब गौरांगी के कानों में पड़ी तो वो चेतना में आई। फिर कुछ याद आते ही वो हड़बड़ा उठी। जैसे ही उठने को हुई, कमर में एक असहनीय दर्द हुआ ऐसा कि उसकी आंख खुद लग गई थी और अर्धांग ने उसे सोते सोते ही खुद के नीचे पलट लिया था, जिसकी वजह से सीट सही से ना सेट होने की वजह से उसकी कमर उसकी वजह से अकड़ गई थी।
उसने आंखें खोली तो सबसे पहले दर्द तो किनारे गया। उसे घर की याद आते ही छुरछुरी आ गई। उसने थोड़ा सा ऊपर होकर उसकी पॉकेट से मोबाइल निकाला और दूसरे पल ही उसकी आंखें फैल गई। 3:30 बज चुका था। उठो, वो उसके कंधे पकड़ उसे खुद पर से हटाने की नाकामयाब कोशिश कर बोली, पर उसे हिला तक नहीं पाई। पर उसके हिलने से अर्धांग की नींद टूटी। क्या है, नींद में भी चैन नहीं है तुम्हें? अर्धांग उनिंदी आंखों से बोला। उठो, घर लेकर चलो मुझे, 3:30 हो गया है, और हटो ऊपर से। गौरांगी चिल्लाकर बोली तो वो उठकर सीधा हुआ और गाड़ी की छत उसके सर पर लगी। सब तोड़ डालो तुम, कल हाथ तोड़ा, फिर मेरी कमर, और अब अपना सर तोड़ डालो। आउच! वो अपनी कमर पकड़ चिल्लाकर बोली। दिखाओ कहाँ पर हो रहा है दर्द? वो उसके चिल्लाने से खुद का दर्द किनारे रख कर बोला। नहीं, अब घर चलो प्लीज। वो सीट पर आकर बोली तो अर्धांग, जो कि उसके सुकून के खुमार से खुद को अभी अलग नहीं कर पाया था, उसने आंखें खोल मोबाइल पर टाइम देखा। हाँ, चल रहा हूँ, बोल उसने गाड़ी की स्टीयरिंग पर हाथ रख पकड़ कसी। धीरे से, हाथ में दर्द है ना? वो उसकी पकड़ से हुई दर्द को खुद के चेहरे पर लाकर बोली। वो उलझा हुआ उसकी तरफ देखने लगा। उसकी नसीली हुई आंखें साफ जाहिर कर रही थी कि वो बेमन से बस उसकी सुन रहा था। उसमें यूं ही सिमट वो फिर से सोना चाहता था, पर वो कह नहीं पाया। पर उसकी आंखें कहे, और गौरांगी ना समझे, ऐसा हो सकता है कभी? वो सब समझ धीरे से बोली, अभी चलें? तो अर्धांग ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली और बालों को हाथों से पीछे किया और गाड़ी वापस मुड़ा दी। 10 मिनट नहीं लगे और अर्धांग ने घर के बाहर आकर गाड़ी लगा दी। उसकी स्पीड देख और कोई टाइम होता तो गौरांगी कुछ कहती, पर अभी वो वक्त नहीं था। अपना फ़ोन लाओ, वो बोली तो उसने अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने जल्दी से आराधना का नंबर डायल किया। हेलो दीदी, मैं बाहर हूँ, वो डरी डरी सी बोली तो आगे की बात सुन उसका रूह कांप गई। हाथ से मोबाइल छूट उसकी गोद में गिर गया। क्या हुआ? अर्धांग उसे यूं परेशान होता हुआ देख बोला। बाबूजी जग गए हैं, मैं अंदर कैसे जाऊंगी? वो भयराई आंखों से कांपते हुए बोली। बिल्कुल चुप, शांत, मैं हूं ना, आई प्रॉमिस, कुछ नहीं होगा। घर के अंदर जाना है? उसने बहुत प्यार से पूछा। हाँ, गौरांगी सिर हिलाकर बोली। दीदी को पूछो अभी क्या कर रहे हैं तुम्हारे बाबूजी? अर्धांग बोला तो उसने दोबारा पूछा। अभी नहा रहे हैं। गुड, चलो फिर। कहाँ? अंदर। पर तुम कैसे? चलो अब, इससे पहले कि वो नहाकर वापस आए, बोल उसका हाथ पकड़ गाड़ी से बाहर निकाला। फिर मोबाइल खुद हाथ में लिया और आराधना से बात करने लगा। हेलो दीदी, आप गेट पर आए? पर अर्धांग, हमारा मेन बाथरूम गेट के ठीक सामने है, आप गेट खोलिए आकर, वो बोला तो आराधना डरते डरते बाहर आई। उसने धीमे से मेन गेट खोला। जैसे ही गौरांगी अंदर आई, वैसे ही बाथरूम के अंदर से कुंडी खुलने की आवाज़ आने लगी। लेकिन गेट खुलने से पहले ही अर्धांग ने बिजली की फुर्ती से बाथरूम गेट पर हाथ रख दिया। वो जहाँ का तहाँ रुक गया। अंदर से जगमोहन जी के खोलने की कोशिश में भी वो 1 इंच नहीं हिला। उसने इशारे से वहीं डरी हुई खड़ी आराधना और गौरांगी को अंदर जाने का इशारा किया। अरे, ये दरवाज़ा कैसे अटक गया? जगमोहन जी की आवाज़ गूंजी तो गौरांगी ने उसके हाथ जोड़ उसे वहां से जाने के लिए कहा, क्योंकि अब घर का कोई ना कोई सदस्य तो आ ही जाएगा। तभी अर्धांग के दिमाग में एक बात आई। उसने आराधना को बोलने के लिए कहा तो उन दोनों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तो उसने उन्हें पलके झपकाकर शांत रहने को कहा। जी बाबूजी, आराधना बोली। आराधना देखो, ये दरवाज़ा खुल नहीं रहा, कहीं अटक गया है क्या? वो बोले तो एक बार फिर आराधना ने अर्धांग की तरफ देखा तो इस बार वाकई अर्धांग का मन हुआ कि सर दीवार पर मार दे। एक तो वो बोल नहीं सकता, ऊपर से हर बात का जवाब उसे ही देना पड़ रहा था। उसने हाथ के इशारे से समझाया, जो आराधना कुछ हद तक समझ गई। जी, मैं कोशिश करती हूँ, बोल अर्धांग की तरफ देखा तो उसने हाथ के इशारे से सही बोला। उसके बाद जैसे ही आराधना ने दरवाज़ा बाहर की तरफ दिखावे से खींचा, अर्धांग उतनी ही फुर्ती से मेन गेट से बाहर निकल गया। तब जाकर उसने चैन की सांस ली। पता नहीं इस दरवाजे को आज क्या हुआ? जगमोहन जी बाहर आकर बोले। होता है बाबूजी, आजकल बारिश में भीग कर अटक गया होगा शायद। वो तो मैं कुकू के लिए दूध भरने निकली तो आपकी आवाज़ सुन ली। वो तुरंत बोली। अच्छा किया, अब ज़रा मैं मंदिर होकर आता हूँ। आज सब भी उठे नहीं हैं, कल के थके हैं शायद, तो अपनी माँ को बता देना। जी बाबूजी, मैं माँ को बता दूंगी, बोल वो तुरंत वहाँ से गायब हो गई।
घर वापस आकर अर्धांग बिस्तर पर औंधे मुंह गिर गया। खुद के पास से आती हुई उसकी वो भीनी सी खुशबू उसकी आंखों में नींद होने पर उसके पास होने की बेकरारी को बढ़ाकर उसे सोने नहीं दे रही थी। घोरांगी, वो तकिए में मुंह घुसाकर शिद्दत से बोला। फिर सुबह की दस्तक के साथ ना जाने कब नींद की आगोश में चला गया। सुना दी, आपने बताया नहीं उस लड़की का क्या रिश्ता है अर्धांग के साथ? आपने पूछा था ना जीजू से? नयनतारा उम्मीद के मुताबिक सुबह सुबह ही उसके रूम में आकर बोली। सोना उसकी बात सुन चुप रह गई। वो जानती थी उसकी जिद बचपन से ही, वो हर बात के लिए जिद्दी थी। कोई रिश्ता नहीं है नयन? अच्छा, तो ऐसे ही वो लड़की उनकी गोद में थी, आप छुपा रहे हो मुझसे कुछ? देखो नयन, अगर हुआ भी तो क्या है, शादी तो तुझसे ही होगी। वैसे भी माँ की बिल्कुल नहीं बनती उस घर से। और जगमोहन शास्त्री, वो तो कभी इस घर की तरफ देखते तक नहीं। अपनी बेटी यहाँ क्या देंगे? हो सकता है कोई अट्रैक्शन हो अभी के लिए, और वो सब वक्त जुनून भी तो हो सकता है। और तुम तो अर्धांग को जानती हो, उसके दिमाग में कुछ बस जाए तो वो पूरा कर ही लेता है। मतलब उस लड़की की शादी है बस 1-2 हफ्ते में, तब तक सिर्फ मज़ा ले रहा होगा। तुम समझ रही हो ना नयन? वो उसे इस टाइम बस समझाना चाहती थी। यही हो दीदी, वरना और कुछ हुआ तो आप जानती हैं मैं उस लड़की को बर्बाद कर दूंगी। नहीं नयन, वो एकदम बोली तो नयनतारा ने उसके चिल्लाते ही उसे हैरानी से मुड़कर देखा तो वो नॉर्मल हो गई और धीरे से बोली। देखो नयन, कुछ मत करना, अभी हम देख लेते हैं कुछ दिन प्लीज़। उसे अनिमेष की बात अच्छे से समझ आ गई थी कि अर्धांग क्या कर सकता है, तो अब वो बस खुद को और नयन दोनों को इन सब से बचाना चाहती थी। पर नयनतारा, उसे ये बर्दाश्त कहाँ हो रहा था कि जो लड़का उसकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखता वो किसी को हक से अपनी बाहों में उठा रहा था। आज मेहंदी थी तो जैसे जैसे सब उठे काम पर ही लग गए। आज तेल की रस्म की जाएगी, केशव की और प्रिया के हाथों में मेहंदी लगाई जाएगी। जी, गौरांगी की शादी में तो अभी 1 हफ्ता है, तो अभी मेहंदी लगा दी जाएगी तो तब तक हल्की पड़ जाएगी, तो क्या करें? हाँ ये तो है वसुधा, तो ऐसा करो सिर्फ 7 सुहागन छुआ देंगी मेहंदी और एक बेल बना देंगी, रस्म हो जाएगी। उसके बाद मेहंदी तो आजकल पार्लर वाली ही लगाती हैं। यही ठीक रहेगा जी, ऐसा करती हूँ, अभी ये बात आराधना को बता देती हूँ। पार्लर वाली उसकी जान पहचान की है, सब समझा देगी कि एक ही बेल बनाई जाए शगुन की। वो बोल ही रही थी कि कुछ गिरने की आवाज़ से उनका ध्यान हटा। मुड़कर देखा तो बायने के सारे खाली बॉक्स के साथ कान्हा जमीन में था। हाय, सारे बॉक्स खराब कर दिए, वसुधा चिल्लाई। हाँ, बॉक्स की चिंता कर लो, मेरी मत करना। एक तो सुबह कोई सोने तक नहीं देता, छोटा होना ही पाप है। जितनी ये बेफालतू के काम है सब मुझे ही दे दिए जाते हैं। बाकी कोई खास काम होगा तो मैं अभी छोटा हूँ, लेक्चर मत दे, सभी करते हैं काम। अनुराधा, जो अभी अभी उठकर सारे साड़ियों के बॉक्स जो घर में आने वाली लेडीज को देने थे उठाकर ललिता के सामने लगभग पटक कर बोली। अरे देखो इन दोनों को, अरे कोई काम प्यार से भी कर लो। केशव को देख लो, आज तक मजाल है किसी से ऊंची आवाज में बात भी की हो, और इन दोनों को देख लो, पता नहीं कैसे हैं। वो क्या है ना बुआ, हम आप पर जो चले गए हैं, कान्हा बोला तो ना चाहते हुए भी सब मुस्कुरा पड़े। उधर गौरांगी, एक तो नींद पूरी ना हुई, ऊपर से उसकी कमर वाकई दुख रही थी। जब भी मिलता है कोई कांड ही करता है। वो झुझला कर बोली, दीदी कोई टैबलेट हो तो दे दीजिए, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। वो आराधना से बोली। क्यों? अनुराधा शरारत से बोली तो गौरांगी ने तकिया उठाकर उसके मुंह पर दे मारा। कभी तो बोलने से पहले सोचा करो। अच्छा, जिस स्टाइल से गोद में उठाकर वो तुझे लेकर गया, मुझे तो लगा कोई बेहद रोमांटिक सीन बना होगा। ठंडी हवाएं चली होगी, तू शर्माई होगी, उसने तेरा हाथ पकड़ खुद के करीब खींचा होगा और बोला होगा। बस, गौरांगी बोली, ये जो ख्याली पुलाव है ना, पकाना छोड़ दे। वैसे भी सिर्फ केशव भाई की शादी तक सुकून है, मुझे जी लेने दे तब तक, फिर ये सब ड्रामे करना। क्या करना है यार, कल का क्यों सोचे, अभी का पता नहीं है, क्या पता कल हो ना हो। फिल्मी डायलॉग बाद में मारना, अब जाओ प्रिया के घर, उसकी हेल्प कर दो जाकर। और आराधना बोली, वैसे दीदी आप इतनी चिल कैसे हो, आपको टेंशन नहीं हो रही? सुप्रिया बोली, क्या फ़ायदा टेंशन लेने का, जब पता है होगा वही जो तय हो चुका है। अब बस कोशिश यही है कि सब कुछ भले सही ना हो, कुछ तो सही हो जाए। वो गहरी सांस लेकर बोली। दोपहर का 12 बज चुका था, अर्धांग अब भी सो रहा था।
उसकी नींद तब खुली जब सूरज घूमकर सीधे उसके खिड़की के सामने आ गया। तेज धूप जब उसके माथे पर पड़ी तो उसकी सिकन उसके माथे पर आ गई। उसने मुंह पलटकर आंखें खोली तो सबसे पहले उसकी आंखों में गौरांगी की छवि उतर आई। हाथ बढ़ा, फ़ोन उठाकर उसने उसका नंबर ट्राई किया। 2 बेल जाने के बाद उसने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन नहीं कर सकती थी मुझे, मेरे पास आज बहुत काम है। वो तो हमेशा ही होता है, अब मेरे सवाल का जवाब दो। फ़ोन नहीं कर सकती थी और अब कौन सा कांड मुझसे झूठ बोलकर करने वाली हो? देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। आज सिर्फ प्रिया की मेहंदी है और मुझे सिर्फ शगुन के लिए लगेगी। मेरा नाम लिखवा लेना, वो बेहद खूबसूरती से बोला। आज सिर्फ 1 बेल लगेगी, जब लगवाऊंगी तो लिखवा लूंगी। जानती थी वो ऐसे तो मानेगा नहीं। फिलहाल मैं नहाने जा रही हूँ, मैं आ जाऊँ? पहले आंखें खोल लो फिर कुछ करना। वो उसकी बात का मतलब बिना समझे बोली, फिर समझ आते ही झेप सी गई। मैं जा रही हूँ, वो शर्म की लाली गालों पर लाकर बोली। सुनो, वो मदहोशी से लिपटे हुए अंदाज में बोला तो उसकी आवाज़ की गर्मी से ही गौरांगी जिस्म में एक सरसराहट सी दौड़ गई। क्या? मैं यूं ही नहीं कुछ कहता, जो कुछ तुमसे बोलता हूँ वो सब एक दिन ज़रूर करूँगा, तो अपने इनकार याद रखना। जितनी बार ना किया है उतना हाथ तुम्ही से वसूल करूँगा। वो धीमे से बोला, मगर आवाज़ का भारीपन गौरांगी को समझा गया कि वो क्या कहना चाहता है। क्या हुआ, खामोश क्यों हो? यही सोच रही हो ना कि कहाँ फंस गई मैं? अर्धांग मुस्कुरा कर बोला। नहीं, वो उसकी बात सुन उसकी पिछली बात के असर से बाहर आकर बोली। तुम मिस गौरांगी शास्त्री, तुम्हें बता दूँ तुम बनी ही मेरे लिए हो। तुम पर सिर्फ मेरा हक है और हमेशा ही रहेगा। हाँ, मेरा ही हक मुझ पर नहीं है, बाकी तो सबका है। वो धीमे से बोली। सुनाई दे रहा है मुझे, और मैं ये जानता हूँ तुमने मुझे सुनाने के लिए ही बोला है, और सबका नहीं सिर्फ मेरा है, और बहुत जल्दी ये साबित भी हो जाएगा। अब नहा लो और उसके बाद मुझे फ़ोन करना, या फिर मैं खुद ही कर लूँगा, वो बोला और फ़ोन काट दिया। गौरांगी जब नहा कर निकली तो ना चाहते हुए भी एक बार के लिए सबकी नज़र उस पर रुकी। हल्दी का रंग उसकी रंगत को कुछ ज़्यादा ही निखार गया था। सच में हल्दी के निखार मेहंदी के रचने से अगर होने वाले पति के प्यार को जोड़ा गया है तो ये गलत तो नहीं था। उसका प्रमाण गौरांगी दे रही थी। उस पर चढ़ा अर्धांग की मोहब्बत का रंग उसे और सुंदर कर गया था। ऐसी क्या देख रही हैं दीदी? गौरांगी एकटक आराधना को देखते हुए देख बोली। कुछ नहीं गौरांगी, तुझ पर बहुत निखार आया है, वही देख रही हूँ। आप भी ना दीदी, कुछ भी नहीं गौरांगी, सच में एक बात पूछूं गौरांगी? पूछिए। अर्धांग का प्यार उसकी आंखों में दिखता है, पर तेरा, तू सच में प्यार करती हो अर्धांग से? वो बोली तो गौरांग की पकड़ उसके दुपट्टे पर कस गई। ऐसी बातों की ख्वाहिश क्यों की जाए जो बाद में तकलीफ दे दीदी? क्या ख्वाहिश पर बस होता है अपना? और फिर अर्धांग तेरे लिए हंगामा ज़रूर खड़ा करेगा, ये जानते हुए भी तू अपने दिल की बात को अनसुना करेगी? मैं क्या करूं दीदी, जानती हूँ वो नहीं मानेगा। मेरे लिए बाबूजी की कही हुई बात सच हो रही है और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वो बहुत ज़िद्दी है दीदी, बस खुद कदम ना बढ़ाकर अपनी ही आत्मा को अपने माँ बाप का दिल तोड़ने का दोषी ना मान पीछे हटती रहती हूँ। उससे दूर जाने की कोशिश करती रहती हूँ, जानती हूँ इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नहीं समझेगा। पीछे वो हटने नहीं दे रहा और आगे मैं बढ़ नहीं पा रही हूँ। दोनों तरफ से सिर्फ मैं ही फंसी हुई हूँ। गौरांगी भरी हुई आंखों से बोली। तुम टेंशन ना लो, हम तेरे साथ हैं और मैं समझती हूँ कि तुम किस उलझन में हो। बस यही दुआ है सब अच्छा हो। प्रिया के खूबसूरत से हाथों में केशव के नाम की मेहंदी सज चुकी थी। लाइट से आज ही शास्त्री भवन और प्रिया का घर जगमगा उठा था। हलवाई तरह तरह के पकवान बनाने में लगे थे। आखिर परसों बारात जो जानी थी और गौरांगी, उसके लिए भी परीक्षा की घड़ी आ चुकी थी। उसने हथेली को अपनी आंखों के सामने किया जहां एक खूबसूरत सा एक गाढ़े रंग से रंग में रच चुका था। लोगों के लिए अभिलाष था, पर वो जानती थी जब उसने ये लेटर लिखवाया तो आंखों की बंद चिलमन में सिर्फ अर्धांग ही बसा हुआ था। दोपहर से उसकी अर्धांग से बात भी नहीं हो पाई थी। भीड़ भाड़ शोर शराबा इस कदर था कि एक पल बैठने की फुर्सत तक नहीं थी। वो तो खुद ही रात हो जाने पर कुछ वक्त खुद के लिए निकाल अपनी थकान साइड कर अकेले छत की ज़मीन पर रेलिंग की आड़ में टिकी बैठी थी।
छोटी छोटी लाइटों की लड़ियां इस कदर एकजुट होकर खूबसूरत लग रही थी जैसे आसमान में हजारों जुगनू जगमगा रहे हों। वो मुस्कुरा दी। सच ही तो है, अगर सीखा जाए तो आसपास की हर चीज कुछ ना कुछ सिखा ही देती है। जैसे ये एकजुट हुई लाइट छोटी है पर एक साथ कितनी खूबसूरत है। जी जी, सुना आपने, चाची अम्मा आ रही हैं। अभियंता भागकर कुलवंती के कमरे में जाकर पहुंची। कब? कुलवंती उड़े चेहरे के रंग से बोली। 2 दिन बाद। अभी भी बाबूजी फोन पर बात कर रहे थे तब मैंने सुना। अरे तू खड़ी काहे हो अभियंता? चाची अम्मा का मतलब जानती हो? तूफान। अरे बुलाओ सोना को और घर के सारे नौकरों को। सब आज से समझाना शुरू करूंगी तब जाकर सब सही होगा। वो जल्दी से रूम से बाहर निकल कर बोली तो अभियंता भी उनके पीछे हो ली। हाल में खड़ी सोना और नयन जो एक टक सबके साथ बैठ अर्धांग को देख रही थी, उनके पास जाकर कुलवंती बोली, अगर आंखों से खा चुकी हो तो आगे की बात कर ले, जरूरी है। तो वो बेशर्मी से उनकी तरफ देखने लगी। क्या माँ? उन दोनों को साइड कर वो बोली। चाची अम्मा आ रही हैं, वो बोली तो सोना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। चाची अम्मा? वो अटक कर खुद से बोली। अर्धांग, चाची अम्मा आ रही हैं गांव से, जो रावण चौधरी जो पहले से ही अनिमेष विक्रम सम्राट को बता चुके थे। अर्धांग को बुलाकर बताकर बोले, बाबूजी उम्र हो गई है उनकी, कुछ काम था तो हमें बुला लेती, खुद का ज़रूरत थी परेशान होने की। उनकी कही कोई बात हम नहीं टालते और ना ही काटते हैं संग्राम। उन्होंने कहा हम आ रहे हैं तो बस हमने मान लिया। जानते हैं ना अर्धांग, आपसे उन्हें कुछ अलग ही लगाव है तो हम चाहते हैं कि तुम उनके साथ ज़्यादा समय बिताओ। जी दादाजी, वो उनकी बात सुनकर बोला। चाची अम्मा मतलब जो रावण चौधरी की चाची, उनका पैतृक गांव है इटावा, वहीं के हैं ये लोग। वहाँ इनकी खानदानी ज़मीन जायदाद और हवेली है, चौधरियों का गढ़ है वो गांव। जो रावण चौधरी के यहाँ बस जाने पर भी उनकी थाक अब भी उस गांव में थी। उनके माँ बाप के जाने के बाद चाची अम्मा से विख्यात हुई 80 साल की दामिनी चौधरी ने उन्हें पाला पोसा था, तो उनकी इज्जत बहुत थी इस घर में। उनकी कोई बात आज तक किसी ने नहीं काटी थी। अर्धांग जब वापस रूम में आया तो उसकी बेचैनी बढ़ सी गई। दोपहर से उसने एक बार भी गौरांगी की आवाज़ तक नहीं सुनी थी। जो रावण चौधरी की बात सुनते हुए भी उसने उसका फ़ोन ट्राई किया, जो नहीं लग रहा था। और अब रात को 12:30 बज चुका था, उसका फ़ोन अब भी नहीं लग रहा था। बाहर सजी लाइटों से वो समझ चुका था कि घर पर बहुत काम होगा, पर उसका दिल है कि उसकी ये नज़रअंदाजी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। आ जाओ ना, वो बालों में उंगलियां फंसा कर पीछे कर बोला। रेलिंग के पास जाकर उसने ऊपर देखा। टिमटिमाती हुई लाइटों में उसकी घृणी आंखों की बेकरारी साफ महसूस हो रही थी, जो अब गुस्से और चिढ़ में बदल रही थी। वो अनजान था इस बात से कि वो वही है, बस रेलिंग से छुपी हुई ज़मीन पर बैठी है। गौरांगी उसकी आहट पहचान गई थी, वो सिमट चुकी थी। ऐसा नहीं था कि उसका दिल उसके लिए धड़कता नहीं था, पर बस वो उससे बचना चाहती थी। टूटने लगी थी वो उसकी मोहब्बत में, बिखर जाती है वो उसकी बाहों में। पर वो भूल गई थी कि वो सही कहता है, उससे बचना उसका नामुमकिन है। जैसे ही उसने पैर समेटे, उसके पैरों में पड़ी पायल छन से बज उठी, जिसकी आवाज़ उस सन्नाटे में सीधा अर्धांग को सचेत कर गई। वो समझ गया कि गौरांगी वही है। उसकी खुशबू बंद आँखों से महसूस कर वो जान चुकी थी कि वो उसके बहुत करीब है। पायल के छनकते ही उसने उसके डर से आंखें बंद कर ली थी कि वो बहुत गुस्सा होगा, पर उसके हाथ पकड़ वो उसके सीने से लग गया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो वहीं उसके पास ज़मीन में बैठ उसके सीने से लग उसकी कमर को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। बताया क्यों नहीं कि यही हो? अर्धांग अपने होठ हिलाकर बोला, जिनका स्पर्श गौरांगी अपने गाल पर महसूस कर रही थी। उसकी आंखें फिर से बंद हो गई, पूरा शरीर कांप सा गया था। वो धीमे से फिसलता हुआ उसकी गोद में लेट गया और उसका हाथ पकड़ अपने सर पर रख लिया। चमकती हुई आंखों से उसने उसे देखा, पूरा गुलाबी सूट जिसका दुपट्टा उसने फैलाकर डाला हुआ था, खुले हुए बाल, कानों में वाइट ईयरिंग और उसकी निखरी सी रंगत जिस पर चमकती हुई उसे नाक की नथ और गुलाबी से होठ। अर्धांग उसे देखता रहा। बहुत खूबसूरत हो तुम, वो बहुत प्यार से बोला, पर पलकें झपकाई तक नहीं थी। गौरांगी जो उसके वजूद से अभी खुद को संभाल ही नहीं पाई, उसकी इस बात से एक अनजानी सी शर्म से लाल हो उठी।
बालों को कान के पीछे कर उसने एक हल्की सी नज़र उस पर डाली। वाइट वी नेक टी शर्ट जो उसके गोरे से वजूद को और भी निखार रही थी, ब्लैक पैंट, सिल्की से बाल जिनका उसकी आंखों पर हवा से पहरा हो रहा था, लाल भीगे भीगे से होठ। वो अपनी खूबसूरत सी आंखों से उसे बिना पलके झपकाए देख रहा था। कभी कभी गौरांगी सोचती कि ये खुद को आईने में देखता होगा भी या नहीं। किस कदर खूबसूरत वो खुद था और तारीफ वो उसकी कर रहा था। उसकी आंखों की तपिश से उसे सांस लेने में भी दिक्कत सी हो रही थी। उसने चेहरा घुमा लिया। इधर देखो, अर्धांगी इसरार से बोला तो उसने गहरी सांस ली। उसकी घबराहट, बेचैनी और गालों पर उतरी हुई लाली अर्धांग को पागल कर रही थी। वो मुस्कुरा दिया तो उसके गालों पर डिंपल सज गए। गौरांगी ने उसकी आंखों पर आए बालों को देख घबराहट से अपनी उंगलियों से उन्हें पीछे किया तो उसकी पलकें उसकी छुअन से बंद हो गई। तब जाकर उसने अपनी पूरी सांस ली जो अभी तक वो आधी सी ले रही थी। उसने उसके हाथ को पकड़ नीचे किया और एक बार फिर उसके चेहरे पर नज़र जमा दी। उधर देखो वरना अभी के अभी उठ जाऊंगी, गौरांगी संभल कर बोली। तुम्हें ऐसा लगता है मैं ऐसा करने दूंगा तुम्हें? प्लीज ऐसे ना देखो ना, वो बोली और उसके गाल पर हाथ लगाकर चेहरा उधर की तरफ कर दिया तो उसने उसकी हथेली पकड़ लिया और हल्का मुड़कर उसकी हथेली को चूम लिया जिस पर सुंदर सा ये बना हुआ था। उसकी आंखें उसके चढ़े हुए रंग से चमक उठी। उसने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। ना जाने क्यों उसकी उस अदा को देख गौरांगी ने उसके बालों में हाथ फिराया। एक मुस्कान उसके चेहरे पर सज गई जिसका एहसास वो खुद भी नहीं कर पाई थी। वो हक से उसके पहलू में लेटा। उसे आज बहुत प्यारा सा लगा। रात का अंधेरा जिसमें जलती हुई वो लाइटों की चादर, आसमान में चमकता हुआ चांद, हल्की सी सिहरन दे देने वाली हवा और उसकी गोद में लेटा हुआ अर्धांग, एक कैनवास पर उतरी हुई पेंटिंग जो बिल्कुल परफेक्ट थी। प्लान करके यादें बनाई नहीं जाती। यादें तो वो हवा का झोंका है जो किसी राहत की तरह आपकी ज़िंदगी में आकर उसे महका जाती हैं। ये जो वक्त बना है उनके बीच, वो आने वाली ज़िंदगी की वो यादें हैं जो किसी भी पल उनके होठों पर मुस्कान लाने के लिए काफ़ी है। गौरांगी, वो उसकी तरफ एक बार पलट कर प्यार से बोला। वो उसकी आंखों में उतरे हुए रंगों को देखकर बोली। जब मेरी दुल्हन बनना तब पायल हमेशा पहनना। क्यों? वो उसके उस रूप को निहार कर बोल पड़ी। कल का पार्ट 11 बजे किसे चाहिए और किस किस को बेसब्री से इंतज़ार है? कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे कमेंट आए तो कल मैं इसका पार्ट 11 बजे अपलोड कर दूंगी। बोनस पार्ट की आप लोग अभी उम्मीद मत कीजिएगा क्योंकि थोड़ी व्यस्तता चल रही है। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।